हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। अपने लास्ट क्लास में हमने कैटालिसिस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट के बारे में पढ़ा था। ओके, अपने आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट थ्योरीज ऑफ कैटालिसिस। सो थ्योरीज ऑफ कैटालिसिस में दो टाइप ऑफ थ्योरी हो रहा है। एक है फॉर होमोजेनस कैटालिसिस जो थ्योरी है, जिसको हम इंटरमीडिएट थ्योरी बोल रहे हैं। ठीक है, और जो सेकंड है जो हेटेरोजेनस कैटालिसिस का थ्योरी है, उसको हम एडजॉर्प्शन थ्योरी बोलते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिखो सबसे पहले, थ्योरी ऑफ कैटालिसिस। थ्योरी ऑफ कैटालिसिस में सबसे पहला है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। ओके, जिसको होमोजेनस कैटालिसिस थ्योरी भी बोलते हैं। होमोजेनस कैटालिसिस थ्योरी भी बोलते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें पहले रिएक्टेंट जो है वो कैटालिस्ट के साथ मिलके एक इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन करता है। ओके, रिएक्टेंट क्या करेगा, कैटालिस्ट के साथ मिलके एक इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म करेगा। फिर उस इंटरमीडिएट कंपाउंड जो है उसके साथ दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा और फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ओके, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इन जनरल अगर हम बात करेंगे रिएक्शन कैसे होना चाहिए, दो तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, उनको अपने बीच रिएक्शन करना है जिससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ओके, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है ना, एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कैटालिस्ट के साथ रिएक्ट कर रहा है और इंटरमीडिएट फॉर्मेशन कर रहा है। तो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन क्यों कर रहा है, क्योंकि जब वो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन कर रहा है तो उससे लेस एनर्जी का रिक्वायरमेंट रहता है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल मेथड। अगर डायरेक्टली रिएक्टेंट कंबाइन करेंगे तो उस केस में जितना एनर्जी चाहिए उससे कम एनर्जी चाहिए होता है जब वो क्या करता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन करता है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम मानेंगे कि यहाँ पे रिएक्टेंट से जो रिएक्टेंट से दो तो रिएक्टेंट से ए एंड बी, और यहाँ पे कैटालिस्ट है और वो कैटालिस्ट क्या करेगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। तो सबसे पहला चीज ये होगा कि रिएक्टेंट ए कैटालिस्ट के साथ मिलके पहले एक इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म करेगा। ओके, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म करेगा। नेक्स्ट स्टेप में वही इंटरमीडिएट कंपाउंड वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, विथ रिएक्टेंट बी। रिएक्टेंट बी के साथ रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, प्रोडक्ट तो फॉर्मेशन हो गया, साथ में जो कैटालिस्ट है वो कैटालिस्ट एज सच वहां से रिमूव हो जाता है, वो भी एज प्रोडक्ट के साथ निकल जाता है। मतलब वो रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता, सिर्फ रिएक्शन को प्रोसीड करने में हेल्प करता है थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट कंपाउंड क्यों फॉर्मेशन होता है, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड, formation of intermediate compound requires less energy as compared to normal reaction, as compared to
नॉर्मल रिएक्शन। ओके, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल में हमें क्या करना है, यहाँ पे SO2 और O2 के बीच में रिएक्शन होगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्मेशन होगा। तो 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3। तो अगर हम यहाँ पे NO जो है नाइट्रिक ऑक्साइड उसको एज ए कैटालिस्ट ले रहे हैं, तो रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है देखो। पहले NO प्लस O2 गिव्स NO2। ओके, 2NO प्लस O2 गिव्स 2NO2 अगर हम इसको बैलेंस करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में यही NO2 जो है SO2 जो दूसरा रिएक्टेंट है उसके साथ रिएक्ट करता है, क्या फॉर्मेशन करेगा, SO3 प्लस N। ओके, आया समझ में। ये कैटालिस्ट है, ये एक रिएक्टेंट है, दोनों मिलके एक इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन किया। फिर उसी इंटरमीडिएट कंपाउंड ने दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ मिलके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया और यहाँ पे जो कैटालिस्ट है NO वो एक्सेस प्रोडक्ट के साथ रिएक्शन में निकल गया। ठीक है, एसएमएस में कैसे क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलो लिख लो इस पे, फिर इसके ऊपर एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके, लिखो, हो गया। नेक्स्ट, सो यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसके राइट हैंड पे हम लिखेंगे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और एक वाई एक्सिस में लिखेंगे एनर्जी। सो यहाँ पे क्या होता है ना, रिएक्टेंट, यहाँ से रिएक्टेंट जो है वो ऐसे जाके ऐसे होके प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। इन जनरल ये है फॉर ऑन कैटालाइज्ड रिएक्शन जिसमें हम कैटालिस्ट का यूज नहीं कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, अगर हम कैटालिस्ट का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो डॉटेड ग्राफ हम ले रहे हैं वो कैटालिस्ट के प्रेजेंस में ग्राफ कैसे हो रहा है उसको डिनोट कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे ये जो है ये क्या है, ये है रिएक्टेंट। ओके, ये है रिएक्टेंट और ये जो है ये क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, ये जो एनर्जी का ग्राफ है दिस इज फॉर ऑन कैटालाइज्ड रिएक्शन और ये जो डॉटेड ग्राफ है वो है फॉर कैटालाइज्ड रिएक्शन। ओके, कैटालाइज्ड रिएक्शन मतलब हम यहाँ पे कैटालिस्ट का यूज कर रहे हैं। सो इसका मतलब क्या है, अगर इसका पिक देखो यहाँ पे है, इस कर्व का पिक यहाँ पे है, इसका मतलब इन जनरल ऑन कैटालिस्ट रिएक्शन अगर हम लेते तो जितना एनर्जी रिक्वायरमेंट होता कैटालिस्ट यूज करने के बाद उससे कम एनर्जी जो है वो रिक्वायरमेंट है हमें। ठीक है, सो ये हो गया हमारा ग्राफ। ये क्या है, ये है ER एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, ये है ET एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, और ये तो हो गया हमारा क्या है, इंटरमीडिएट जो हमारा पिक है ग्राफ का। ओके, ये जो पिक है ये यहां तक पहुंचने के लिए जो कोई भी रिएक्शन अगर स्टार्ट हो रहा है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए उनको कुछ एनर्जी चाहिए होता है। ठीक है, वो जो एनर्जी चाहिए होता है उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको हमने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में पढ़ा हुआ है। सो जितना एनर्जी गैप रह रहा है उसको हम बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी EA। ओके, और यहाँ पे ये भी है एक्टिवेशन एनर्जी जिसको E' लिख लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक्टिवेशन
energy for a catalyzed reaction. कैटालाइज्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी, ओके। और ये क्या है, ये है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ऑन कैटालाइज्ड रिएक्शन, ओके। मतलब हम जब कैटालिस्ट नहीं यूज कर रहे हैं तब वो है इसका एक्टिवेशन एनर्जी। तो इससे क्या हो रहा है, जब हम कैटालिस्ट यूज कर रहे हैं जो एक्टिवेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो कम हो जा रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कैटालिस्ट एक ऑल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करता है रिएक्शन को, ओके। कैटालिस्ट प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेटिव पाथ फॉर द रिएक्शन। वो एक दूसरा पाथ प्रोवाइड करता है जिसमें रिएक्टेंट को कम एनर्जी चाहिए ताकि रिएक्शन को प्रोसीड करके इजीली प्रोडक्ट हमें मिल सके, ओके। आया समझ में कैसे क्या हो रहा है? चलो लिख लो, इससे हो गया। जो नेक्स्ट थ्योरी हम पढ़ने वाले हैं वो है एडजॉर्प्शन थ्योरी, ओके। एडजॉर्प्शन थ्योरी जो है वो मेनली हेटेरोजेनस कैटालिसिस का थ्योरी होता है। हेटेरोजेनस कैटालिसिस याद है, जिसमें बोथ कैटालिस्ट और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है वो डिफरेंट फिजिकल स्टेट को बिलोंग करते हैं, डिफरेंट फेज को बिलोंग करते हैं। तो हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि जो कैटालिस्ट है वो कैटालिस्ट सॉलिड है, ओके। नेक्स्ट है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो है रिएक्टेंट्स, दे आर इन गैसियस स्टेट। सो सॉलिड कैटालिस्ट जो है उसका सॉलिड सरफेस होता है, ओके। उस सरफेस के ऊपर, उस सरफेस के पास जो रिएक्टेंट गैसेस है उनके मॉलिक्यूल्स आते हैं, ओके। आया समझ में क्या बोल रहे हैं? सॉलिड सरफेस से कैटालिस्ट का, उसके पास गैस की मॉलिक्यूल्स रहते हैं। तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में तो भी बॉन्ड रहता है, ठीक है। तो वो जो बॉन्ड है गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में वो ब्रेक होता है और वो गैसेस क्या करते हैं, वो आके सॉलिड जो सरफेस से कैटालिस्ट का उस पे एडजॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। काफी सारे पोर्स रहते हैं उसमें वो एडजॉर्ब हो जाते हैं। एडजॉर्ब होते हैं जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस से हम पढ़े हुए हैं, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब कि उस केमिकल रिएक्शन से क्या होता है, हीट एनर्जी जो है वो इवॉल्व होता है, ओके। तो जो हीट इवॉल्व होता है वो जो रिएक्टिविटी है मॉलिक्यूल्स का उसको वो इंक्रीज करता है, ओके। तो उसके बाद क्या होता है, वो आए कौन, गैसेस मॉलिक्यूल्स अपने बीच बॉन्ड को ब्रेक किया, वो आके एडजॉर्ब हो गए कैटालिस्ट के सरफेस के ऊपर। तो वहां पे एडजॉर्ब होने के बाद वो एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, ओके। क्या फॉर्म करते हैं? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। और कुछ देर बाद वो क्या करते हैं, उस सरफेस को छोड़ के चले जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिजॉर्प्शन। आके लगे थे वो था एडजॉर्प्शन, फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया, फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होके वहां से चले गए, दिस प्रोसेस इज डिजॉर्प्शन। तो वो जब वहां से चले गए, वहां पे फिर जो प्लेस से वो वैकेंट हो गया, उस जगह पे दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आएंगे, फिर से वहां लगेंगे, फिर से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, फिर प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, ओके। ये है हमारा एडजॉर्प्शन थ्योरी का ओल्ड कॉन्सेप्ट। दो तो कॉन्सेप्ट है, ओल्ड कॉन्सेप्ट और न्यू कॉन्सेप्ट। ये है हमारा ओल्ड कॉन्सेप्ट, ओके। सो कैटालिस्ट सॉलिड है, रिएक्टेंट गैस है, तो ये सब मिलके क्या करते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, ओके। फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं, ओके। पहले एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होने के बाद एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, फिर प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, फिर डिजॉर्प्शन होता है, वो उस जगह को छोड़ के चले जाते हैं,
ठीक है, तो ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है। अभी ये कॉन्सेप्ट जो है वो कंटिन्यू नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसका कुछ एक डिफेक्ट है उस पॉइंट में। क्या डिफेक्ट है? वो कैटलिस्ट का सिलेक्टिविटी को क्या कर रहा है, सिलेक्टिविटी के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। ओके, इट डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का सिलेक्टिविटी के ऊपर वो कुछ भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा था। ओके, नेक्स्ट आया हमारा न्यू और मॉडर्न कॉन्सेप्ट। सो अकॉर्डिंग टू न्यू और मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है? सबसे पहला चीज है कि जो रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल है वो आपके कैटलिस्ट सरफेस में उनका डिफ्यूजन होता है। ठीक है, फर्स्ट क्या होता है? डिफ्यूजन होता है, उसके बाद एडजॉर्प्शन होता है। ठीक है, पॉइंट्स लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, डिफ्यूजन ऑफ reactant molecules on the surface of catalyst. ओके, सेकेंड है डिफ्यूजन होने के बाद क्या होगा? एडजॉर्प्शन होगा। नेक्स्ट है एडजॉर्प्शन of reactant molecules on the surface of catalyst। फिर एडजॉर्प्शन तो हो गया, अभी उनके बीच में मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स और कैटलिस्ट के बीच में केमिकल रिएक्शन होगा। ओके, सो ऑकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन on the surface of catalyst through the formation of intermediate। यहाँ पे इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। ठीक है, थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। नेक्स्ट है डिजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, नहीं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स नहीं, डिजॉर्प्शन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। मतलब इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हो गया, और उसके बाद क्या होगा? प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया, उस प्रोडक्ट क्या होगा? वो प्रोडक्ट कैटलिस्ट के सरफेस से डिजॉर्प्शन होगा, वो जगह को छोड़ के वो बाहर चला आएगा। ठीक है, डिजॉर्प्शन होने के बाद डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट्स from the surface of catalyst, from the catalyst surface। ओके, आए समझ में क्या हो रहा है? सबसे पहले जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स से उनका डिफ्यूजन होगा। ओके, डिफ्यूजन होने के बाद एडजॉर्प्शन होगा, एडजॉर्प्शन होने के बाद वहां पे केमिकल रिएक्शन होगा थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। ओके, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हो गया मतलब प्रोडक्ट अभी फॉर्म हो गया। अभी डिजॉर्प्शन होगा, जो कैटलिस्ट का सरफेस है वहां से प्रोडक्ट बाहर निकलेगा। उसके बाद डिफ्यूजन होगा, कैटलिस्ट सरफेस से डिफ्यूजन होगा और प्रोडक्ट जो है वो हमारा बाहर चला आएगा। ओके, दिस इज अवर मॉडर्न कॉन्सेप्ट, दैट इज मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एडजॉर्प्शन थ्योरी। ओके, आया समझ में कैसे क्या हो रहा है? चलो लिख लो इसे। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे important features of solid catalysis।
जो सॉलिड कैटालिसिस है उसका इंपॉर्टेंट फीचर क्या है। ओके, यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे दैट इज एक्टिविटी। ओके, एक्टिविटी क्या है, मतलब एक्टिविटी जो है सॉलिड कैटालिस्ट का, एक्टिविटी जो है सॉलिड कैटालिस्ट का वो डिपेंड करता है ऑन स्ट्रेंथ ऑफ केमिजॉर्प्शन। जो केमिजॉर्प्शन है मतलब एडजॉर्प्शन होता है थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। ओके, तो वो जो केमिकल बॉन्ड के थ्रू में एडजॉर्प्शन होता है उसका स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि सॉलिड कैटालिस्ट जो है उसका एक्टिविटी क्या है। ठीक है, रिएक्टर मॉलिक्यूल्स आए सॉलिड कैटालिस्ट के सरफेस के ऊपर, यहाँ पे उन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन किया। ओके, एडजॉर्ब हुए, आए बॉन्ड फॉर्मेशन किया, प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ, फिर वहां से डिजॉर्प्शन होगा। ओके, ये उसका एक्टिविटी है। आते हैं, एडजॉर्ब होते हैं, एडजॉर्प्शन होके बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और वो जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो थोड़ा वीक होना चाहिए। क्यों? अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया तो फिर वो उस सरफेस को लीव ही नहीं कर पाएंगे। ओके, सरफेस को लीव करना भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैटालिस्ट जो है वो केमिकल रिएक्शन के लास्ट तक अनचेंज रहना चाहिए इन बोथ मास एंड केमिकल कॉम्पोजिशन। कैटालिस्ट का ना ही मास चेंज होगा ना ही केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होगा थ्रू आउट द रिएक्शन, इसलिए वो थोड़ा मतलब कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद फिर वो बॉन्ड जो फॉर्मेशन करते हैं उसको तोड़ के वहां से वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करके निकल जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिजॉर्प्शन। ओके, ऐसे समझ में। सो strength activity of a catalyst depends on strength of chemissorption। ओके, बाकी का प्रोसेस तो पता ही है क्या होता है। यहाँ पे पता है क्या लिखेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, एडजॉर्प्शन होने के बाद फिर डिजॉर्प्शन होता है, वो बॉन्ड छोड़ के चले जाते हैं। तो इस केस के लिए हम कैटालिस्ट एज ए कैटालिस्ट किसको चूज करते हैं? यूजुअली जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उन्हें हम एज ए कैटालिस्ट यूज करते हैं क्योंकि वो ज्यादा, उनका एक्टिविटी बहुत अच्छा है, वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। ठीक है, सो ये था हमारा एक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट है सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी, अब ये सिलेक्टिविटी क्या है? सिलेक्टिविटी मतलब कैटालिस्ट जो है वो सिलेक्टिव नेचर का होता है। पर्टिकुलरली एक रिएक्टेंट से, एक नहीं, पर्टिकुलरली कुछ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें एक पर्टिकुलर क्या कैटालिस्ट चाहिए। अगर हम दूसरा कैटालिस्ट डालेंगे हो सकता है कि वो रिएक्शन ना हो। ओके, और मतलब उस रेट में ना हो, या फिर अगर हम कैटालिस्ट चेंज कर देंगे तो हो सकता है कि प्रोडक्ट भी चेंज हो जाए। ओके, ऐसा भी होता है कि अगर हम कैटालिस्ट चेंज कर देंगे तो प्रोडक्ट भी चेंज हो जाता है। वही होता है हमारा सिलेक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट। सो यहाँ पे लिखेंगे चेंज इन कैटालिस्ट, change in catalyst may change the product। ओके, अभी इसका एग्जांपल लेंगे, CO गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स, एरो मार्क के ऊपर निकेल, तो वो हमें प्रोडक्ट देता है CH4 गैस प्लस H2O गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ निकेल तो वो हमें मीथेन एज ए प्रोडक्ट दे रहा है एंड वाटर मॉलिक्यूल एज बाय प्रोडक्ट। लेकिन अगर वो ही कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर और जिंक ऑक्साइड विथ क्रोमियम ऑक्साइड, उस केस में प्रोडक्ट जो है वो चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा मिथानॉल। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा। नेक्स्ट
अगर वही कार्बन मोनोऑक्साइड को हम रिएक्ट करेंगे इन विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, तो उस केस में HCHO मतलब फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मेशन होता है। रिएक्टेंट सेम है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और हाइड्रोजन है, लेकिन जब भी हम कैटालिस्ट चेंज कर रहे हैं तो प्रोडक्ट भी चेंज हो रहा है। जब हमने निकेल लिया, मीथेन बना, कॉपर जिंक ऑक्साइड विथ क्रोमियम ऑक्साइड अगर हमने लिया तो मिथाइल अल्कोहल, कॉपर सिर्फ कॉपर लिया तो फॉर्मल्डिहाइड। सो कैटालिस्ट जो होते हैं वो बहुत ही सिलेक्टिव होते हैं, सॉलिड कैटालिस्ट बहुत ही सिलेक्टिव होते हैं। ठीक है, ऐसे समझ में क्या हो रहा है, चलो लिख लो इससे। हो गया। नेक्स्ट हम लिखेंगे सेफ सिलेक्टिव catalysis by zeolites। ओके, सेफ सिलेक्टिव कैटालिसिस। ये सेफ सिलेक्टिव कैटालिसिस क्या है? सेफ सिलेक्टिव कैटालिसिस का मतलब वो किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है? कैटालिसिस मतलब कैटालिस्ट को यूज करके हम जो केमिकल रिएक्शन का स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं उस प्रोसेस को हम कैटालिसिस बोलते हैं। ठीक है, सेफ सिलेक्टिव कैटालिसिस में क्या होता है, यहाँ पे कैटालिस्ट का पोर साइज, कैटालिस्ट का जो शेप होता है, ओके, शेप ऑफ और पोर स्ट्रक्चर ऑफ कैटालिस्ट वो मैटर करता है किसके साथ? साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। ओके, मतलब कैटालिस्ट का जो पोर है, पोर का शेप क्या है, पोर का स्ट्रक्चर क्या है, उसके ऊपर और रिएक्टेंट और मॉलिक्यूल में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मॉलिक्यूल्स है उसके साइज के ऊपर डिपेंड करता है, जिसके लिए हम इसको सेफ सिलेक्टिव कैटालिसिस बोलते हैं। ओके, ये डिपेंड कैसे करता है, क्यों करता है? क्योंकि जो कैटालिस्ट है उनके बीच में पोर्स है। ओके, उसी पोर में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आएंगे, रिएक्शन करेंगे, फिर प्रोडक्ट बना के वहां से लीव करेंगे। ओके, सो जो काम होना है वो उसी पोर में होगा। तो ऑफ कोर्स पोर का शेप और स्ट्रक्चर मैटर करेगा। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल वहां पे जाएंगे उस पोर के अंदर, फिर रिएक्शन होगा। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का साइज उतना होना चाहिए कि वो उस पोर के अंदर एंटर कर पाए। ओके, नेक्स्ट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल गया, कैटालिस्ट के साथ रिएक्ट किया, फिर प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ और वो प्रोडक्ट फिर वहां से निकलेगा, डिजॉर्प्शन होगा। तो जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ वो कहां पे हुआ? उस पोर के अंदर हुआ। सो मतलब पोर के साइज क्या, पोर का जो शेप है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, प्रोडक्ट क्योंकि वहां रहेगा तो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल जो है उसका साइज भी मैटर करता है। सो पोर का शेप, रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल, रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका साइज सबके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, जिसके लिए हम उससे सेफ सिलेक्टिव कैटालिसिस बोलते हैं। ओके, और हम यहाँ पे जियोलाइट के बारे में बात कर रहे हैं जो कि एक कैटालिस्ट है। ओके, जियोलाइट जो कि एक कैटालिसिस है, कैटालिस्ट है। वो क्या होता है? वो होता है एक अच्छा कैटालिस्ट है जिसका हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर रहता है। क्या स्ट्रक्चर है? हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर। और केमिकली वो क्या होता है? एल्यूमिनो सिलिकेट्स, एल्यूमिनो सिलिकेट्स। ठीक है, माइक्रोपोरस, माइक्रोपोरस क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो पोर्स है वो बहुत ही स्मॉल है, इसलिए माइक्रोपोरस एल्यूमिनियम सिलिकेट्स। और इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है MX/N AlO2X डॉट
SiO2 डॉट MH2O। ठीक है, यही उसका जनरल फॉर्मूला। और यहाँ पे एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन और सिलिकॉन का ऐसा बॉन्डिंग रहता है। आया समझ में? तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो सिलिकेट्स है, तो सिलिकॉन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम। ये जो सिलिकेट्स है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड रहता है। यहाँ पे कुछ सिलिकॉन एटम है जो एल्यूमिनियम एटम से रिप्लेस्ड हुए हैं, जिसलिए हम उसको एल्यूमिनो सिलिकेट्स बोल रहे हैं। ओके, जनरल फॉर्मूला बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हो गया। तो इसको हम यूज कैसे करते हैं? यूज ऐसे करेंगे कि पहले उसको हम हीट करते हैं। ठीक है, ये जो जियोलाइट है उसको हीट करते हैं। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला में वाटर मॉलिक्यूल्स है जो ट्रैप होके वहां पे रहे हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो है हीट करने से वो निकल जाते हैं। ठीक है, वो निकल जाने के बाद क्या होता है, वहां पे पोर रह जाता है। तो वो जो पोर रह जाता है उसके अंदर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आते हैं, वहां पे रिएक्शन एडजॉर्ब होते हैं, फिर वहां पे रिएक्शन होता है। रिएक्शन होने के बाद वो प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, और प्रोडक्ट फॉर्मेशन करने के बाद उस पोर को वो छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, ये है पूरा इनका वर्किंग जो है वो इस टाइप का होता है। ठीक है, क्या करेंगे हम, जियोलाइट्स आर हीटेड इन वैक्यूम, वैक्यूम में हीट करेंगे, फिर क्या होगा, ट्रैप्ड वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड एंड पोर्स आर फॉर्म्ड। वाटर मॉलिक्यूल जब रिमूव हो जाएंगे तब पोर्स फॉर्म होंगे। ओके, फिर उसके बाद मॉलिक्यूल्स जो कि रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स से हैविंग वेरी स्मॉल साइज। ठीक है, वेरी स्मॉल साइज मतलब 260 पिकोमीटर से 740 पिकोमीटर तक जो मॉलिक्यूल्स से आर एडजॉर्ब्ड इनटू एंड डिसॉल्व्ड फ्रॉम द पोर। ओके, वहां पे एडजॉर्ब होंगे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, फिर वहां पे केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, उसके बाद वो उस जगह को छोड़ के चले आएंगे। ओके, एसएमएस में ये है हमारा क्या, जियोलाइट का कैसे सेल्फ सिलेक्टिव कैटालिसिस यहाँ पे होता है। ZSM5 वो वाइडली यूज्ड जियोलाइट है जो कि इंडस्ट्री में यूज होता है। ZSM5 उसका काम क्या होता है, वो डायरेक्टली अल्कोहल को गैसोलीन में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, डायरेक्टली अल्कोहल को गैसोलीन यानी कि पेट्रोल में कन्वर्ट करता है। ओके, आया समझ में कैसे क्या हो रहा है? चलो लिख लो इससे। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं एंजाइम कैटालिसिस। एंजाइम कैटालिसिस मतलब एंजाइम जो है वो एज ए कैटालिस्ट एक केमिकल रिएक्शन में वर्क करता है, जिस रिएक्शन को हम बोलते हैं एंजाइम कैटालिसिस। ओके, सो सबसे पहला चीज है वो एंजाइम क्या होता है। एंजाइम जो है वो एक नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ओके, प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स के बॉडी में खुद से ये प्रोड्यूस होता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन रहता है। ओके, ये जो है एंजाइम्स, इनका काम, ये हाई मॉलिक्यूलर मास का होते हैं। ठीक है, और इनका काम क्या है, बॉडी में कोई भी प्रोसेस कैरिड आउट हो रहा है हमारे बॉडी में, उस रिएक्शन को ये कैटालाइज करते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स के बॉडी में वो रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं, जिसलिए उन्हें बोला जाता है बायो कैटालिस्ट। ओके, सो एंजाइम कैटालिसिस में पहले लिखेंगे एंजाइम्स आर क्या है,
कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनका जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। हो गया। नेक्स्ट है ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास। इनका मॉलिक्यूलर मास जो है बहुत ज्यादा रहता है और जो स्ट्रक्चर है वो भी काफी कॉम्प्लेक्स रहता है। नेक्स्ट है ये फॉर्म करता है वाटर के साथ कॉलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म करता है। फॉर्म्स कॉलोइडल सॉल्यूशन विथ वाटर। कॉलोइडल सॉल्यूशन विथ वाटर। वाटर के साथ एक कॉलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म करता है। ये कॉलोइडल सॉल्यूशन क्या है ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट है ये क्या करता है, कैटालाइजेश रिएक्शंस। मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस इन प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स में काफी सारे रिएक्शंस है जिनको ये कैटालाइज करते हैं। ओके, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, बायो कैटालिस्ट। क्या बोलेंगे, बायो कैटालिस्ट। और ये फेनोमेनन को हम बोलेंगे बायोकेमिकल कैटालिसिस। ओके, जो फेनोमेनन है कि एंजाइम एज ए कैटालिस्ट यूज होते हैं और प्लांट्स और एनिमल्स के बॉडी में काफी सारे केमिकल्स रिएक्शन जो है उनको वो कैटालाइज करते हैं। इस फेनोमेनन को हम बोलते हैं बायोकेमिकल कैटालिसिस। ओके, इसके काफी सारे एग्जांपल्स से आपको ये एग्जांपल्स याद रखना है, ठीक है। स्पेसिफिक है कि पर्टिकुलरली एक रिएक्शन के लिए एक ही एंजाइम हमें चाहिए। उस रिएक्शन को अगर हम दूसरे एंजाइम से करना की कोशिश करेंगे तो फिर वो रिएक्शन नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल में बीट 1 है इन्वर्शन ऑफ कैन शुगर। इन्वर्सन ऑफ कैन शुगर। ओके, कैन शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। वो एक्वा स्टेट में मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, एक्वा स्टेट में रहता है तो वो क्या देता है, C6H12O6 एक्वा स्टेट में प्लस C6H12O6 एक्वा स्टेट में। तो दोनों ही C6H12O6 थे लेकिन हम उसको अलग अलग लिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि एक है ग्लूकोज दूसरा है फ्रुक्टोज। ओके, रिएक्शन का नाम क्या है, इन्वर्शन ऑफ कैन शुगर। रिएक्शन है इन्वर्शन, सो यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम है इन्वर्टेज। ओके, आ रहा है समझ में, ऐसे हमें याद रखना है। सेकेंड रिएक्शन लिखेंगे कॉन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथानॉल। कॉन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथानॉल। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ओके, C6H12O6 को एक्वा स्टेट में लेना है तो वो हमें इथानॉल देगा। इथानॉल मतलब C2H5OH प्लस 2CO2 गैस, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2। ओके, ये जो रिएक्शन है कि ग्लूकोज इथानॉल में कन्वर्ट हो रहा है, इस रिएक्शन के लिए जो हमें एंजाइम चाहिए उसका नाम है जाइमेज एंजाइम। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे कॉन्वर्सन ऑफ स्टार्च टू माल्टोज। कॉन्वर्सन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज। स्टार्च जो है उसका क्या है, C6H10O5। ओके,
2 मॉलिक्यूल्स लेना है C6H10O5 कोलन, एक्वस स्टेट में लेना है प्लस वाटर लिक्विड स्टेट में रहेगा तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज मिलता है 2C6H12O6 एक्वस स्टेट में। ठीक है, स्टार्च से माल्टोज में कन्वर्ट होता है और स्टार्च से माल्टोज में कन्वर्ट होता है। एक मिनट, इसका जो फॉर्मूला है वो है N molecules of C12H22O11। ओके, C12H22O11 मतलब जो कैन शुगर का है, सॉरी जो कैन शुगर का है वही यहाँ पे माल्टोज का भी फॉर्मूला है। ठीक है, लेकिन ये जो एंजाइम है वो हम कौन सा एंजाइम लेंगे? डायस्टेज एंजाइम। ओके, आया समझ में? स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना है तो कौन सा एंजाइम यूज होता है? डायस्टेज एंजाइम यूज होता है। और कैन शुगर और माल्टोज दोनों का फॉर्मूला जो है वो सेम रहता है। ठीक है, हो गया, लिख लो इसे। ओके, नेक्स्ट बीट 4 में लिखेंगे कन्वर्सन ऑफ माल्टोज इनटू ग्लूकोज। अभी माल्टोज को हम ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे। माल्टोज का फॉर्मूला क्या था? C12H22O11 एक्वस स्टेट में लेंगे। ओके, और वाटर जो है लिक्विड उसके साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ग्लूकोज C6H12O6, वो भी एक्वस स्टेट में मिलेगा। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। ठीक है, माल्टोज से ग्लूकोज बनेगा और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा उसका नाम होगा माल्टेज। ओके, आया समझ में? एक मिनट, यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो N मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। ठीक है, कन्वर्सन ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज में यहाँ पे लिख लो N मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। नेक्स्ट हो गया कन्वर्सन ऑफ माल्टोज इनटू ग्लूकोज। नेक्स्ट हम लिखेंगे डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया, डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया into ammonia and कार्बन डाइऑक्साइड। यूरिया क्या होता है? उसका फॉर्मूला NH2CO NH2। ठीक है, एक्वस स्टेट में रहता है। ठीक है, बॉडी के अंदर है। यूजुअली अगर हम बॉडी के अंदर का ही बात करेंगे, एक्वस स्टेट में रहता है बॉडी में और वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ऊपर लिखा हुआ है एमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। एमोनिया जो है वो गैस के फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी गैस के फॉर्म में। ठीक है, तो यूरिया जब एमोनिया में कन्वर्ट होता है, एंजाइम का नाम है यूरिएज। ओके, आया समझ में? तो ये है डिफरेंट एंजाइम्स इन प्लांट्स एंड एनिमल बॉडी, जो कि कुछ केमिकल रिएक्शन है उनको वो कैटालाइज करने में हेल्प करता है। क्योंकि बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? बायोकेमिकल कैटालिस्ट, बायो कैटालिस्ट बोलते हैं और उस फेनोमेनन को बोलेंगे बायोकेमिकल कैटालिसिस। ओके, नेक्स्ट ये हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस में जो एंजाइम्स होते हैं जो एज ए कैटालिस्ट यूज होते हैं उनका कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होता है, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला वाला है हाईली एफिशिएंट। अभी ये हाईली एफिशिएंट का मतलब तो हमें पता है। ठीक है, क्या होता है हाईली एफिशिएंट का मतलब? कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ जो एंजाइम है
ओके, वन मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम इज केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग मिलियंस मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। जस्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम लेंगे और वो कैपेबल है कि अबाउट 1 मिलियन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है, तो वो इतना एफिशिएंट रहता है। ठीक है, सो क्या होता है, वन मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम में ट्रांसफॉर्म मिलियंस, इसको याद रखना है, मिलियन मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, इसलिए हम उसको बोलते हैं कि वो हाईली एफिशिएंट है। ओके, जो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। ठीक है, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। अब ये हाईली स्पेसिफिक इन नेचर का मतलब क्या है? हाईली स्पेसिफिक इन नेचर का मतलब, जैसे हमने इसके पहले काफी सारे एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस किया, तो ईच जो केमिकल रिएक्शन था उसके लिए डिफरेंट एंजाइम्स थे। जिस जगह पे सपोज माल्टेज चाहिए, उस जगह पे अगर हम माल्टेज की जगह पे डायस्टेज ले आएंगे तो वो रिएक्शन जो है वो क्या होगा, स्पीड अप नहीं होगा। माल्टेज भी कैटालिस्ट है, एक एंजाइम है, डायस्टेज भी एक एंजाइम है, कैटालिस्ट है, लेकिन माल्टेज का जो काम है वो सिर्फ माल्टेज ही करेगा, उसके जगह पे अगर हम डायस्टेज लेंगे तो वो नहीं कर पाएगा। ओके, ये होता है कि हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट है हाईली एक्टिव एट ऑप्टिमम टेम्परेचर, highly active at optimum temperature। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो एक टेम्परेचर रहता है उस टेम्परेचर में क्या होता है ना, ये रिएक्शन जो है वो अपने अच्छे लेवल तक हो सकता है। ठीक है, रेट ऑफ जो केमिकल रिएक्शन है वो मैक्सिमम होगा उसी टेम्परेचर में। जो कैटालिस्ट का एक्शन है वो उस टेम्परेचर में मैक्सिमम होता है, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ओके, जिस टेम्परेचर में कैटालिस्ट जो है वो रिएक्शन को मैक्सिमम स्पीड में प्रोसीड कराता है, ठीक है, एक्टिविटी मैक्सिमम होता है, उसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं। और ऑप्टिमम टेम्परेचर यूजुअली 298 केल्विन से 310 केल्विन तक होता है। ओके, ये था हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर। और एक है हाईली एक्टिव एट ऑप्टिमम पीएच। तो हमारा बॉडी का जो पीएच है वो एक पीएच में क्या होता है, जो एंजाइम्स होते हैं वो हाईली एक्टिव होते हैं। वो काम क्या करते हैं, रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन को मैक्सिमाइज करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो वो रेट मैक्सिमम जिस पीएच में होता है, ओके, मतलब जिस पीएच में कैटालिस्ट का एक्टिविटी मैक्सिमम होता है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम पीएच। ठीक है, और यूजुअली हमारे बॉडी के लिए ऑप्टिमम पीएच जो है वो 5 to 7 है। ओके, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम के लिए ऑप्टिमम पीएच जो है वो 5 to 7 रहता है। ओके, आया समझ में? चलो लिख लो, इससे हो गया। नेक्स्ट जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इन्फ्लुएंस ऑफ एक्टिवेटर्स एंड कोएंजाइम्स। ओके, इन्फ्लुएंस ऑफ एक्टिवेटर्स एंड कोएंजाइम्स। ये कोएंजाइम्स क्या होता है, एंजाइम्स में कुछ इम्प्योरिटीज रहते हैं, वेरी स्मॉल अमाउंट में कुछ इम्प्योरिटीज रहते हैं। वो इम्प्योरिटीज क्या करते हैं ना, एनहांस करते हैं कैटालिस्ट एक्टिविटी, एनहांस कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। ओके, एंजाइम का कैटालिटिक एक्टिविटी को वो इंक्रीज करते हैं, जिसको हम वो सारे
कोएंजाइम्स होते हैं। ओके, और नेक्स्ट है हमारा यूजुअली जो इम्प्योरिटीज है जो कि क्या करता है, प्रेजेंट रहता है, वो विटामिन है। ठीक है, इन जनरल हमारे एंजाइम्स क्या है, प्रोटीन इन नेचर का होते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ विटामिन अगर प्रेजेंट रहेगा तो हम उसको इम्प्योरिटी बोलेंगे। ओके, और वो क्या करता है, एंजाइम का एक्टिविटी को एनहांस करते हैं। नेक्स्ट है एक्टिवेटर्स। एक्टिवेटर्स मतलब कुछ मेटल के आयंस भी प्रेजेंट रहते हैं, जैसे हुआ Na+, सोडियम का आयन, मैंगनीज का आयन, कैल्शियम नहीं, कोबाल्ट का आयन, ठीक है, कॉपर का आयन, ये सारे आयन्स भी स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं एंजाइम में, और वो क्या करते हैं, वो भी इंक्रीजेस एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को इंक्रीज करते हैं, और इनको कहा जाता है एक्टिवेटर्स। ओके, ऐसे समझ में एक्टिवेटर्स क्या होता है, कोएंजाइम्स क्या होता है। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट है इन्फ्लुएंस ऑफ इनहिबिटर्स एंड पॉइजन्स। Influence of inhibitors and poisons। इनहिबिटर और पॉइजन मतलब तो नाम से ही पता चल रहा है, ऑफ कोर्स कुछ सब्सटेंसेस होंगे, अगर वो स्मॉल अमाउंट में ऐड हो रहे हैं तो वो जो एंजाइम का जो एक्टिविटी है उसको डिक्रीज कर देंगे या फिर डिस्ट्रॉय कर देंगे। ओके, आइदर डिक्रीज और डिस्ट्रॉयज एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। ओके, वो क्या करते हैं, वो जो एंजाइम में जो एक्टिव ग्रुप्स प्रेजेंट रहते हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, वो इंटरेक्ट्स विथ एक्टिव ग्रुप ऑफ एंजाइम्स। अगर एक्टिव ग्रुप्स ऑफ एंजाइम, जो एंजाइम का एक्टिव ग्रुप है उसके साथ अगर वो इंटरेक्ट करेगा तो क्या होगा, तो एंजाइम का एक्टिविटी करने का क्या होगा, प्रोसेस जो है वो स्लोअर हो जाएगा, जैसे वो एक्ट करना चाहिए वैसे एक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अगर उसका जो रेट ऑफ द, उसका जो काम है करना क्या, केमिकल रिएक्शन के स्पीड को इंक्रीज करना, अगर वो नहीं कर पा रहा है तो फिर इनहिबिटर्स बोलेंगे। ठीक है, और अगर वो डिस्ट्रॉय कर दे रहा है एक्टिविटी को, उसको हम पॉइजन्स बोलते हैं। ओके, ऐसे समझ में कैसे क्या हो रहा है, चलो लिख लो इसे। ओके, जो नेक्स्ट चीज हम पढ़ने वाले हैं वो है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। जो एंजाइम कैटालिस्ट के हिसाब से काम करता है, जो प्लांट और एनिमल्स से डिफरेंट उनके बॉडी में जो जो केमिकल्स रिएक्शंस होते हैं उनके लिए, तो क्या मैकेनिज्म से वो काम करते हैं। ठीक है, वो जो मैकेनिज्म से काम करते हैं उसको हम यूजुअली लॉक एंड की मॉडल कहते हैं। क्या बोलते हैं, लॉक एंड की मॉडल, जो कि 1913 में प्रपोज किया गया था। ठीक है, किसने प्रपोज किया था, माइकलिस एंड मेंटेन, इन्होंने प्रपोज किया था। तो इसमें होता क्या है, ये जो एंजाइम्स है वो क्या है, कैटालिस्ट है। ओके, तो कैटालिस्ट क्या करता है, वो एक सरफेस प्रोवाइड करता है केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए। ओके, सो ये जो एंजाइम्स होते हैं उनका जो सरफेस होता है उसमें काफी सारे कैविटीज होते हैं। ठीक है, तो जो कैविटीज होते हैं उसमें क्या है, उसमें रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स आते हैं, वहां पे कुछ रिएक्शंस करते हैं, फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आते हैं उस कैविटीज में, और जो कैटालिस्ट है, जो एंजाइम है, उसके साथ एक एक्टिव कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। ओके, फिर उससे एक्टिव कॉम्प्लेक्स में से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, जो प्रोडक्ट है वो सेपरेट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो होता है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से कैटालिस्ट है और वो अपने बीच कंबाइन कर रहे हैं, उनका ना एक शेप में पर्टिकुलर शेप रहता है।
जैसे एक शेप रहा मान लो एंजाइम का, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री शेप रहेगा रिएक्टेंट का, तभी जाके वो रिएक्शंस होते हैं। काफी सारे ग्रुप्स प्रेजेंट रहते हैं किसमें, कैटालिस्ट एंजाइम जो कैटालिस्ट है NH2 COH OH ऐसे काफी सारे ग्रुप्स प्रेजेंट रहते हैं। तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर रहता है, जैसे मान लो ये मान लो एक एंजाइम का मतलब जो कैटालिस्ट है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर इस टाइप का है। सो अगर वो कोई एक सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा, तो उस सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, इसका कॉम्प्लीमेंट्री। देखो यहाँ पे जैसे सामने निकला हुआ है, ये पीछे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर ज्यादा पीछे, ऐसे। मतलब ये हमारा रिएक्टेंट है, मतलब ये एंजाइम का शेप ऐसा है कि रिएक्टेंट का जो शेप है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का, उसका कॉम्प्लीमेंट्री है, वो उसके साथ अच्छे से कंबाइन कर सकता है, ठीक है। तो ये जब कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, ये एंजाइम था, ये एंजाइम था, ठीक है। और अभी क्या हुआ है, अभी उसके साथ रिएक्टेंट जो है वो कंबाइन कर लिया है, तो अभी ये एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ओके, जिसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। अभी क्या होगा, इस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बाद जो कैटालिस्ट रहता है, यहाँ पे कैटालिस्ट कौन है, एंजाइम में, वो एज सच वहां से निकल जाता है विदाउट एनी चेंज, एज सच वहां से निकल जाता है। देखो, ठीक है, ये क्या हो गया, ये हमारा एंजाइम जो है वो सेपरेट हो गया। नेक्स्ट है प्रोडक्ट। अभी यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो फॉर्मेशन। ओके, आया समझ में क्या हो रहा है, बहुत ही इजी चीज है लॉक एंड की तरह। देखो यहाँ पे जैसे एंजाइम का स्ट्रक्चर बना है ना, वो एक की के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और रिएक्टेंट में उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो एक मतलब बहुत ही इजी से एंजाइम और रिएक्टेंट अपने बीच उनका एक क्या अच्छा से वो एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकते हैं। फाइनली वो एंजाइम जैसे था एज सच वैसे वो निकल गया, बाकी का जो है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में रह गया, क्योंकि एक लॉक जिसके माप नाप से ही हम की बनाते हैं, उसी के हिसाब से मतलब वही स्ट्रक्चर को रिजेंबल करके ये सारी चीजें हो रहे हैं, वही प्रोसेस को रिजेंबल करके, तो इसको हम लॉक एंड की मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसी हिसाब से एंजाइम जो है वो अपना काम कैटालिस्ट काम करता है। तो स्टेप 1 में, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे एंजाइम जिसको हम ई लिखेंगे प्लस एस, सबस्ट्रेट है मतलब रिएक्टेंट को ही हम बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये जब अपने बीच में रिएक्ट करते हैं वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। ये है हमारा फर्स्ट स्टेप। फिर सेकेंड स्टेप में क्या होता है, स्टेप 2 में डिकम्पोजिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स होता है। ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, वो क्या होता है, उसका डिकम्पोजिशन होता है। ES हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स, वो डिकम्पोज होके क्या बनाएगा, ई एंजाइम एज सच जैसे वो पार्टिसिपेट क्या है उसी तरह वहां से निकलना है उससे, प्लस P। ओके, ये है हमारा P, क्या हो गया, P है प्रोडक्ट, ई एंजाइम और ES
एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ओके। और ई तो है हमारा एंजाइम, एस है सबस्ट्रेट, ओके। तो बहुत इजीली एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है अपने बीच में वो रिएक्ट कर रहे हैं और फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। आज समझ में कैसे क्या हो रहा है, चलो लिख लो इससे। हो गया। नेक्स्ट है, यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे, कुछ कैटालिसिस जो रिएक्शन है जो कि इंडस्ट्री में यूज होता है जिसका, उसका एग्जांपल्स हम लिखेंगे, ठीक है। सो हेडिंग लिखो, सम इंडस्ट्रियल कैटालिटिक प्रोसेसेस और इंडस्ट्रियल कैटालाइज्ड प्रोसेस। इंडस्ट्रियल कैटालाइज्ड प्रोसेस में हम यहाँ पे दो कलम बनाएंगे, फर्स्ट है प्रोसेस का, दूसरा है कैटालिस्ट का, ठीक है। सो जो सबसे फर्स्ट प्रोसेस हम लेंगे वो है हैबर्स प्रोसेस फॉर फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया, ठीक है। हैबर्स प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ एमोनिया। ये रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। हमारा नॉर्मल ही एमोनिया का मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वही है, ठीक है। इसमें हम कैटालिस्ट क्या यूज करते हैं, फाइनली डिवाइडेड आयरन, ओके, और मोलिब्डेनम एज ए प्रमोटर हम यूज करते हैं। इसको भी हमने कवर किया हुआ है। आयरन कैटालिस्ट होता है, मोलिब्डेनम जो कि कैटालिस्ट के एक्टिविटी को एनहांस करता है, उसको हम प्रमोटर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ पे कंडीशन कुछ मेंटेन करना है, 200 बार प्रेशर, 723 से 773 केल्विन जो है हमारा क्या है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है। या फिर हम यहाँ पे मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड FeO प्लस पोटेशियम ऑक्साइड K2O और एल्यूमिना, इसको भी हम लेके एज ए कैटालिस्ट हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, फॉर हैबर्स प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ एमोनिया। हो गया। नेक्स्ट है ओस्टवाल्स प्रोसेस। ओस्टवाल्स प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या हमारे इंडस्ट्रीज में जो प्रोसेस को फॉलो करते हैं उस प्रोसेस का नाम है ओस्टवाल प्रोसेस। तो कुछ स्टेप्स होते हैं वहां पे, क्या होता है, 4NH3 प्लस 5O2 gives 4NO plus 6H2O, then 2NO plus O2 gives 2NO2, next 4NO2 plus 2H2O plus O2 gives 4HNO3। ये 3 स्टेप्स है जिसमें नाइट्रिक एसिड का मैन्युफैक्चर होता है इंडस्ट्रीज में। और यहाँ पे हम एज ए कैटालिस्ट प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टस को लेते हैं, ठीक है। प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टस को एज ए कैटालिस्ट लेते हैं। टेम्परेचर हमें 573 केल्विन मेंटेन करना है, ओके। ऐसे समझ में कैसे क्या हो रहा है, लिख लो इससे। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट प्रोसेस हम लेंगे वो है कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ, इसको भी हमने पढ़ा हुआ है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को मैन्युफैक्चर करने के लिए इंडस्ट्री में जो प्रोसेस यूज होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ओके। स्टेप्स क्या है यहाँ पे,
2SO2 plus O2 gives 2SO3, then SO3 plus H2SO4 स्मॉल अमाउंट में लिया जाता है जो देता है H2S2O7 जिसका नाम है ओलियम। ओके, याद रखो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर करने के लिए भी स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड लिया जाता है। ठीक है, सो H2S2O7 जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसको अगर हम वाटर के साथ ऐड करेंगे तो वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड देगा। इसी मेथड में क्या होता है, प्रिपेयर होता है। ठीक है, और इस रिएक्शन में एज ए कैटालिस्ट हम किसको लेते हैं, प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टस लेते हैं और V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड को भी ले सकते हैं। और टेम्परेचर हमें मेंटेन करना है 673 से 723 केल्विन तक। ओके, हो गया। तो ये है सम प्रोसेसेस जिसको इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, कैटलिस्ट को यूज करके इनको मैन्युफैक्चर किया जाता है। ओके, आया समझ में कैसे क्या हो रहा है? चलो लिख लो इसे। हो गया। तो अपना आज का क्लास हम यहाँ पे खत्म करते हैं। अपने नेक्स्ट क्लास में हम कुछ एक नया चीज पढ़ेंगे इन द चैप्टर सॉफ्ट केमिस्ट्री। सो तब तक माइंडफुली पढ़ाई करते रहो। ओके।